हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स और कोर मैथमेटिक्स दोनों के लिए है। अगर आपके पास अप्लाइड है या आपके पास कोर है तो जो टॉपिक हमारा आज करने वाले हम सेट्स एंड रिलेशन, ये दोनों के ही सिलेबस में है। कोर मैथ्स की बात करें तो ये फर्स्ट चैप्टर है, अप्लाइड मैथ्स की बात करें तो ये फिफ्थ चैप्टर है। और कोर मैथ्स की बात करें तो सेट्स अलग चैप्टर है, रिलेशन अलग चैप्टर है, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स में दोनों चैप्टर को इकट्ठा करके एक चैप्टर बना दिया गया, सेट्स एंड रिलेशन। लेकिन कंसेप्ट वाइज सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, क्वेश्चंस डिफर हो सकते हैं। हम एम एल अग्रवाल यूज़ कर रहे हैं, कोर मैथमेटिक्स में NCERT यूज़ कर दे तो एम एल अग्रवाल में कंपेरेटिवली क्वेश्चन आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। तो NCERT के जो क्वेश्चन हैं वो सारे ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर आप कोर मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका कंसेप्ट समझते हैं पहले कि सेट्स एक्चुअली क्या होता है, किस किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये सेट है या नहीं है, और क्या क्या इसकी टाइप्स होती हैं, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जितना भी सेट्स का बेसिक है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सारा कुछ बेसिक कंसेप्ट आज उसके बारे में बात करते हैं कि सेट्स क्या है। क्या है तो सेट्स के लिए मैं डेफिनेशन बताने से पहले आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं। तो आप सोच के अपने मन में या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्डेड है, लाइव तो है नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने आंसर आप देख भी सकते हैं। कि अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि भाई आपको एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट या आप कह सकते हो कि मोस्ट फेवरेट टीचर, आप टीचर के फेवरेट कह सकते हो, इंटेलिजेंट कह सकते हो, टीचर ऑफ योर स्कूल। ठीक है, हालांकि जो टीचर है वो इंटेलिजेंट तो अपने आप में ही है कि इतने सारे बच्चों को पढ़ाना, डील करना, तो एक टीचिंग की क्वालिटी है। तो सारे टीचर इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए हम यहाँ पर समझते हैं कि भाई अगर आपको चुनना हो कि भाई मोस्ट फेवरेट टीचर आप कह सकते हो, मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर कह सकते हो, ठीक है, या मोस्ट अमेजिंग टीचर कह सकते हो ऑफ योर स्कूल। अगर आपको ये चुनने को बोल दिया जाए, आपकी पूरी क्लास को चुनने के लिए बोल दिया जाए कि भाई आपको एक टीचर का नाम हमें बताना है, या आपको 3 टीचर के नाम बताने हैं जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, ठीक है, या जो सबसे इंटेलिजेंट है, आप ये कह सकते हो। समझने के लिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ठीक है। अगर अब ये मुझे आप बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, या आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मैं इस लिस्ट को बनाऊँ, ठीक है, एज ए स्टूडेंट अगर मैं इस लिस्ट को बनाऊँ, या एज ए स्टूडेंट अगर आप इस लिस्ट को बनाओ, तो जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं क्या सबकी लिस्ट सेम आएगी? क्या सबकी लिस्ट सेम आ सकती है? क्या हर एक बच्चा वही 3 नाम लिखेगा जो पहले बच्चे ने लिखे, या दूसरे ने लिखे, या तीसरे ने लिखे? हर एक बच्चा क्या वही नाम लिखेगा कि नहीं लिखेगा? बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। हो सकता है कुछ मैच कर जाए, लेकिन हो सकता है कि कुछ मैच ना करें। मतलब ये बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि सबकी लिस्ट एक जैसी होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मोस्ट यूजफुल बुक ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, यूजफुल आप कह सकते हो, या बेस्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इस तरह का हम कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर मान लो 1000 बच्चे हैं, सबसे बोलते हैं कि भाई आपको एक लिस्ट बनानी है जो कि सबसे यूज़फुल बुक लगती है आपको मैथमेटिक्स के लिए। तो कुछ बच्चों का कमेंट आएगा, सर कोई यूज़फुल बुक नहीं है, मैथमेटिक्स ही बेकार है। ठीक है, ऐसा भी आएगा। और कुछ बच्चों के कमेंट आएंगे कि जो मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं, मैथमेटिक्स को समझते हैं, आप लोगों ने मैथमेटिक्स ले रखी है, इस मीन्स आपको मैथमेटिक्स से लगाव है, आप मैथमेटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन जिन्होंने मैथमेटिक्स छोड़ दी है, जो नहीं कर सकते, वो कहेंगे यार सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो उनकी लिस्ट में तो कोई बुक आएगी नहीं, ठीक, उनकी लिस्ट में एक भी बुक नहीं आएगी। लेकिन जो और स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट में 1-2 कुछ बुक्स आ सकती हैं। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की बुक्स पसंद आती है, या आपको कैसा लगता है कि भाई यूज़फुल बुक कौन सी है। ऐसी बुक जिसके अंदर एग्जांपल्स ज़्यादा एक्सप्लेन किए होते हैं,
ऐसे बुक जिसके अंदर एग्जाम्पल कम होते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादा दी होती है, ऐसे बुक जिसके अंदर एग्जाम्पल भी सॉल्व होते हैं, एक्सरसाइज भी सॉल्व होती है। तो सबका अलग अलग चॉइसेस होती हैं। तो आपको अगर यहाँ से लिस्ट बनानी पड़े तो यहाँ पर भी लिस्ट जो है वो डिफरेंट आएगी। अब अगर एक सीन और लेता हूँ मैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपको एक सेट बनाना है, आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इसकी लिस्ट बनाने के लिए अगर बोल दिया जाए, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो आपकी क्लास का, अगर उसे नेचुरल नंबर के बारे में पता है तो अगर वो लिस्ट बनाएगा तो उसके लिस्ट के अंदर जो भी नेचुरल नंबर आएंगे 1 से लेकर 10 तक, लेस देन 10 बोला है तो 10 नहीं आएगा, यानी 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक ही लिस्ट आपकी बनेगी, 1 से 9 तक ही लिस्ट मेरी बनेगी, 1 से 9 तक की लिस्ट किसी और की बनेगी। यानी यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि लिस्ट आपकी डिफरेंट हो जाए। क्यों नहीं है चांस? क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है वो प्रॉपरली डिफाइंड है कि आपको लेना क्या है। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए थे मोस्ट इंटेलिजेंट या मोस्ट यूजफुल, ये एक प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी यू आर लुकिंग। ठीक है, कैसी आप यूजफुल बुक देख रहे हो, कोई यहाँ पर कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। सबकी अलग चॉइसेस होते हैं, इंडिविजुअल चॉइसेस सबकी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर जो आप कलेक्शन करोगे दैट इज़ नॉट सेम, लेकिन यहाँ पर जो आप कलेक्शन करोगे ना 1 से लेकर 9 तक कोई भी कर ले, इसकी जो कलेक्शन आएगी वो सेम ही आएगी। तो अगर मैं सेट्स की बात करूँ तो सेट्स क्या होता है, कलेक्शन करना ही तो होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा सा उसको टेक्निकली डिफाइन किया जाता है कि सेट क्या होता है। सेट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जिन ऑब्जेक्ट्स को आप वेल डिफाइंड करते हो उनकी कलेक्शन। और वेल डिफाइंड होने का मतलब है कि आप सेट के जो एलिमेंट्स यहाँ पर लिखने वाले हो, सेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ लिखने वाले हो, वो चाहे मैं लिखूँ, आप लिखो, थर्ड पर्सन लिखे, सबकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड सेट। तो अगर हम इन सिचुएशन की बात करें तो ये सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है, लेकिन ये सेट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो नेचुरल नंबर वर्ड दे रहा है ना और लेस देन 10, ये इसको प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हैं कि आपको कौन से नंबर लेने हैं। यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ इसने कि आपको ये वाले नंबर लेने हैं। अब ये वाले नंबर लेने हैं तो दैट मीन्स यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइन किया गया और इसको आप कह सकते हो कि ये एक सेट है। तो जब हम सेट को लिखते हैं, यानी सेट के अंदर जो हम नंबर्स लिखेंगे या कुछ भी और लिखेंगे, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, किसी का नाम भी हो सकता है, वो सब अलग अलग आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सेट्स के अंदर जैसे हम नेचुरल नंबर लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो ऑब्जेक्ट्स हम लिख रहे हैं ना इसके अंदर 10 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन है भाई, 10 नहीं आएगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हम इसके अंदर लिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ सेट या फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट। द ऑब्जेक्ट्स रिटन आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स। मेंबर्स भी बोल सकते हो और एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। अब ये जो मेंबर्स या एलिमेंट्स आप लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको ये कॉमा लगा के इनको सेपरेट करना है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय कॉमास, दे कैन बी सेपरेटेड बाय कॉमास। और सेट के अंदर क्या होगा, जब भी आप इन एलिमेंट्स को लिखोगे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, आपको इनको एक ब्रैकेट के अंदर डालना होता है। वो ब्रैकेट ये नहीं कि कोई सी ब्रैकेट उठा के डाल दोगे, वो भी ब्रैकेट स्पेसिफाई होती है। आपको जो मिडिल ब्रैकेट होती है इसके अंदर इनको डालना है, इसको बोला जाता है यहाँ पर ब्रेसेस। तो एलिमेंट्स इज ऑलवेज, एलिमेंट्स ऑफ सेट इज ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस। हमेशा आप इनको ब्रेसेस के अंदर ही लिखेंगे। अगर आप बिना ब्रेसेस के लिख रहे हो, यानी बिना इस करली ब्रैकेट के लिख रहे हो, तो सेट कंसीडर नहीं होगा, नंबर भूल जाना, नंबर नहीं मिलेगा एक भी। अगर आपने खाली ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ब्रेसेस के अंदर होने चाहिए। और जब भी आप सेट्स को रिप्रेजेंट करोगे, सेट्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, सेट्स आर ऑलवेज
represented by English alphabet, capital letter of English alphabet, by capital letter of इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, जब भी आप सेट्स को लिखेंगे तो हमेशा आप कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करेंगे। लेटर कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी, जो आपका मन करे, या फिर जो सेट में दे रखा होगा तो वही लेना है। अदरवाइज आप कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हो, उससे आप सेट को डिनोट कर सकते हो। तो आई थिंक सेट्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट्स होता क्या है। अब इसके बारे में और हम थोड़ा सा बात करते हैं कि सेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। जब हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या तरीका होता है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो दो तरीके होते हैं, दो तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट करते हो। एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या फिर आप इसे टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर आप इसे कह सकते हैं रूल मेथड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक सेट यहाँ पर लिखा, सेट लिखा मैंने यहाँ पर 2 4 6 8 10, ये सेट मैंने लिख लिया। ठीक है, तो अगर मैं एज ए एलिमेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। जब इसकी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर यहाँ पर रूल मेथड। मतलब आपको एक रूल डिस्क्राइब करना है, यहाँ पर एक आपको रूल बताना है, यहाँ पर उस रूल को लिखना है और उस रूल से ये सारे नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो अब यहाँ पर कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले तो ये जितने भी यहाँ पर एलिमेंट आप लिखोगे, जितने भी मेंबर आप लिखोगे सेट को, उन सबको किसी एक आप वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो, किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा x, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जितने भी नंबर है ना, ये सबको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x से। अब वो x क्या है, वो x क्या है, वो x मुझे बताना है। इस x को मेरे को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो मैं x को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई x की जो वैल्यू है वो आ रही है 2n। इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 2 का मल्टीपल है। अब 2 का मल्टीपल लेकिन कहाँ तक है, अगर मैं यहाँ पर खाली ऐसे छोड़ दूँ 2n, तो n की वैल्यू तो भाई 6 भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 6 होगी तो 6 2 12, 12 तो इसमें है ही नहीं। तो मेरे को n की वैल्यू को यहाँ पर बाउंड करना पड़ेगा कि n की वैल्यू मुझे कहाँ से कहाँ तक लेनी है। तो n को जो बाउंड करेंगे, हम बाउंड करने के लिए हमें क्या लिखना है, n की वैल्यू देखो मैं अगर 1 लेता हूँ, n की वैल्यू मैंने 1 ली तो आ जाएगा आपके पास 2, n की वैल्यू मैंने 2 ली तो आ जाएगा 4, 3 लूँगा तो 6, 4 लूँगा तो 8 और 5 लूँगा तो 10। यानी n को मैंने बाउंड कर दिया कहाँ से, 1 से लेकर 5 तक। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, वही n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लो आपको n 10 तक लेना पड़ जाएगा, तो आपको 10 तक लिखना है। अगर आप ये तरीके से लिखोगे तो आपको शॉर्ट में काम चल जाएगा। इसको बीच में से रीड करना है आपको, n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो आपको मान लो 10 तक जाना है तो यहाँ बस आपको 10 करना है, आपको मतलब 3 से स्टार्ट करना है तो यहाँ 3 करना है, और जाके आगे जहाँ तक जाना है वहाँ तक आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरीके से जब हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम एक एलिमेंट यहाँ पर लेके चलते हैं जो इन सब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो जैसे मैं एक और सेट लेता हूँ, मैंने यहाँ पर सेट लिखा AEIOU। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वोवल्स। ठीक है, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसा करूँगा, B आ गया यहाँ पर, X क्या है यहाँ पर, X रिप्रेजेंट कर रहा है, X इज वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ नंबर्स तो है नहीं, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब भी हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो दो तरीके होंगे रिप्रेजेंट करने के, या तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, या फिर आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब उस बात करते हैं हम इसके बारे में कि जब हम इसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं तो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मली वो रिपीट नहीं होते हैं। एलिमेंट्स इन ए सेट
इज नॉट रिपीटेड। इट मीन्स अगर आप वहाँ पर रिपीटेड एलिमेंट लिखते हो तो उसको काउंट नहीं करना है अलग से हमें। अगर मान लो मैं एक सेट लिख रहा हूँ कि सेट मैं लिखता हूँ 1 2 3 और एक सेट मैंने लिखा यहाँ पर B, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 2 3। तो यहाँ पर ये दोनों सेट मैं लिख रहा हूँ, दोनों सेट ये अलग नहीं है, दोनों सेट सेम है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो 1 2 3, अगर आप ऐसे लिख रहे हो 1 2 2 3, तो यहाँ पर ये जो 2 2 अलग अलग हम लिख रहे हैं ये अलग अलग काउंट नहीं होगा, इसको आप एक ही एलिमेंट काउंट करेंगे, 1 एलिमेंट। हाँ, लेकिन अगर आप ये लिख देते हो तो ये गलत नहीं है, आप लिख सकते हो, मतलब सेट्स को अगर आप रिप्रेजेंट ऐसे करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वो यूजलेस है, वो काम का नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जब आप 2 बार 2 लिख रहे हो, आप 10 बार 2 लिख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 एक ही बार काउंट होगा, तो इसलिए उसको लिखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो नॉर्मली हम जब सेट्स में एलिमेंट लिखते हैं तो उनको रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, मान लो जैसे मैंने एक मैंने वर्ड लिया यहाँ पर, मैंने वर्ड ले लिया, मान लो हम ले लेते हैं क्लासेस। ठीक है, गॉड क्लासेस का हमने ले लिया क्लासेस। अब ये कह रहा है कि क्लासेस के अंदर जितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो उनका आपको एक सेट बनाना है। तो उनका जब हम सेट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे C, हम लिखेंगे L, हम लिखेंगे A, हम लिखेंगे S और हम लिखेंगे E। बस ये आपको 3 बार यहाँ पर S आ रहा है, तो भाई आपको ये 3 बार S लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ अल्फ़ाबेट्स बताने हैं कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो अगर सेट्स के अंदर आप रिपीट करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए लिखने के लिए मतलब आप खामखा अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये सेट है या नहीं है, इसको सेट कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसको हम सेट कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये सेट नहीं है। ठीक है, तो जब हम किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं सेट्स के अंदर, तो वो एलिमेंट उस सेट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज़ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो मैं इस सेट की बात कर रहा हूँ, इस सेट के अंदर मैं कह रहा हूँ कि भाई अल्फ़ाबेट C जो है वो इस सेट के अंदर आ रहा है, इस सेट को नाम दे देते हैं हम A। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे C बिलोंग्स टू सेट A। ये जो सिंबल मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। मतलब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो C अल्फ़ाबेट है वो सेट A के अंदर आता है, इस सेट A का हिस्सा है, इसके परिवार का हिस्सा है, इसके अंदर ये एलिमेंट बिलोंग करता है। अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई D इसके अंदर आता है या नहीं आता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा D डजंट बिलोंग्स टू A, D इस सेट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर मैं इसके ऊपर क्रॉस लगा दूं तो आ जाएगा डजंट बिलोंग्स टू, मतलब सेट जो D एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेट के बारे में कि भाई सेट्स की टाइप क्या क्या होती हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स, तो जब हम सेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है भाई, फाइनाइट सेट जैसे कि इसका नाम है कि भाई जिसके मेंबर्स या जिसके एलिमेंट्स आप काउंट कर सको, दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैंने एक सेट लिखा x और x इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 10, कि भाई 10 से जो छोटे नेचुरल नंबर हैं वो मेरे को लिखने हैं। अब 10 से छोटे नेचुरल नंबर है तो मैं उन्हें काउंट कर सकता हूँ, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट आ गए। अगर मैं लिखूँ भाई लेस देन 10,000 तो भी मैं काउंट कर सकता हूँ, अगर मैं लिखूँ लेस देन 1 मिलियन तो भी मैं काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, काउंट वो बहुत ज़्यादा है लेकिन काउंट कर तो सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेट जिसके अंदर एलिमेंट काउंटेबल होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। और इसका उल्टा अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई इनफाइनाइट सेट के अंदर जिसके अंदर आप एलिमेंट काउंट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, अनकाउंटेबल यहाँ सेट नहीं, अनकाउंटेबल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ भी एलिमेंट लिखो, यानी जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ x और x को क्या रिप्रेजेंट करूँ, मैं कहूँ कि x इज़ ए नेचुरल नंबर, सिर्फ इतना ही लिख दूँ x इज़ ए नेचुरल नंबर, यहाँ पर मैं उसको बाउंड ना करूँ, तो मैं सेट को जब लिखूँगा तो क्या आएगा भाई 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर है। लेकिन ये तो ख़त्म होंगे नहीं ना,
वो बाउंड हमने किया नहीं, तो इसके आगे क्या करेंगे हम, डॉट 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 लगा देंगे। इस डॉट का मतलब है कि भाई आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो, थक जाओगे, छोड़ दो इसको, यहीं पर ही इतना ही बहुत है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जब आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो तो उस सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। उसके बाद फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्टी सेट। बहुत इंपॉर्टेंट सेट है एम्प्टी सेट। इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसको नल सेट भी बोलते हैं, इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जैसे नाम है इसका एम्प्टी, भैया खाली है बिल्कुल, लेकिन बड़े काम का है ये बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये खाली सेट है, नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फाई। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, फाई, या तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हो, ऐसे ब्रेसेस लगा सकते हो। बस ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, जीरो भी नहीं लिखना है। जीरो भी अगर आपने लिख दिया ना वो एक एलिमेंट बन जाएगा, आपको इसके अंदर कुछ नहीं लिखना, बस ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई आपने ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये रहता है कि भाई इसके अंदर बच्चा कुछ लिखना चाह रहा था, नहीं लिखना चाह रहा था। तो नॉर्मली हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला सिंबल ज़्यादा हम यूज़ करेंगे नल सेट के लिए। लेकिन कहीं पर अगर आपको ऐसे खाली दे दिया और पूछ लिया गया आपसे नल सेट है या नहीं है, तो ये नल सेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। इसके भी नाम से हमें पता लग रहा है कि भाई किस तरह का सेट है। सिंगलटन मतलब जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, इट हैज़ ओनली वन एलिमेंट। अगर आपने लिख दिया भाई यहाँ पर 1, अगर आपने लिख दिया यहाँ पर 0, अगर आपने लिख दिया यहाँ पर 7, कुछ भी लिख दिया, एक एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट है तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो इसके अलावा सेट्स की अगर हम और बात करें तो जो सेट्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं कुछ, उनको हम एक पर्टिकुलर सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, तो आपको जो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख रहे हैं नेचुरल नंबर, तो आपको स्टेटमेंट में लिखा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा n। क्वेश्चन में आपको बोल देगा भाई x बिलोंग्स टू n। अब ये x बिलोंग्स टू n मतलब क्या है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए भाई इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये बात कर रहा है कि जो x है वो एक नेचुरल नंबर है। n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। W कैपिटल, ये सारे कैपिटल में होंगे। ठीक है, W का मतलब क्या है, सेट ऑफ होल नंबर। Z या फिर I से भी डिनोट करते हैं, Z से भी डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। R सेट ऑफ रियल नंबर्स। Q सेट ऑफ रैशनल नंबर। T सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो ये सारे अल्फ़ाबेट होते हैं जो इन पर्टिकुलर नंबर को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है, मान लो इंटीजर है, इन दोनों पे तो नहीं होगा, इंटीजर पे हो सकता है, रियल पे हो सकता है, रैशनल पे हो सकता है, इर्रेशनल पे हो सकता है, इनके ऊपर ऐसे प्लस का साइन लगा दिया, तो प्लस आर के ऊपर प्लस का साइन लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ये सारे रियल नंबर की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने z के ऊपर माइनस लगा दिया तो मैं सारे इंटीजर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो जब भी आपको आगे क्वेश्चन में जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे, तो इन वर्ड्स की, इन सेंटेंसेस की बजाय आपको सिर्फ एक अल्फ़ाबेट दिया जाएगा। इस अल्फ़ाबेट से आपको पता करना है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, कौन से नंबर्स के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें एक कंसेप्ट और बाकी रह जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, और इसको ऑर्डर भी बोलते हैं ऑफ फाइनाइट सेट। तो कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट, इज द नंबर ऑफ एलिमेंट
of a set and it is denoted by n of a for any set A। अगर कोई सेट A है तो हम यहाँ पर डिनोट करते हैं n ऑफ A। n ऑफ A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट A, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अगर आपसे कोई मान लो एक सेट दे दिया जाए A और आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A, तो इसका आंसर क्या आएगा? कार्डिनल नंबर आएगा आपके पास 3, या आप ऐसे लिख सकते हो NA इक्वल्स टू 3। अगर सेट का नाम B है तो लिखेंगे n ऑफ B, हमेशा A नहीं लिखना है, कहीं आप हमेशा A ही ठोक दो, ठीक है। सेट B है तो B लिखेंगे, सेट C है तो C लिखेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फाइनाइट सेट, यानी अगर इनफाइनाइट सेट आएगा तो उसका आप कार्डिनल नंबर फाइंड ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि कार्डिनल नंबर के लिए पता होना चाहिए ना कितने एलिमेंट है। इनफाइनाइट में तो पता ही नहीं चलेगा, तो वी कैन नॉट फाइंड कार्डिनल नंबर फॉर एनी इनफाइनाइट सेट। तो ये पूरा का पूरा जो सेट्स का जो बेसिक था, सेट्स का जो कंसेप्ट था, वो सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया और आई होप आपको सारा कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है, टाइप्स क्या होती हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, कौन से अल्फ़ाबेट से कौन सा सेट रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्डिनल नंबर कैसे निकालते हैं, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस एक्सरसाइज की, तो उस एक्सरसाइज से पहले आप ये सारा कंसेप्ट रिवाइज कर लेना, ताकि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना वो आप साथ साथ जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूँगा तो उसके साथ साथ आप भी कर लें, या उससे पहले आप करके रखें, बस चेक करें वीडियो में कि आपके आंसर्स कितने ठीक है और कितने गलत हैं। और साथ ही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को बच्चों लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है, 2 साल ही हुए हैं, अभी तीसरा साल आप पढ़ रहे हो, तो कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो बच्चे जो परेशान हैं कि भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उन सब की आप हेल्प कर सकते हो चैनल को शेयर करके, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर अप्लाइड मैथमेटिक्स का हर एक कंटेंट, हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस चैनल पर आपको ना मिले, ठीक है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ पर क्या मटेरियल मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।